गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अमाइंस चैप्टर का क्विक रिवीजन करेंगे। इंट्रोडक्शन है हमारे पास। इट कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। जो अमाइंस हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। देखिए एग्जांपल हमारे पास है CH3NH2, CH3NH, यहाँ पर है CH3N, CH3 C6H5NH2। बहुत ही सिंपल है। देखिए ये हमारे पास है NH3 अमोनिया, ठीक है। यहाँ पर हम एक एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे एल्काइल ग्रुप से। यहाँ पर देखिए CH3 एल्काइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, NH3 क्या बन गया है NH2, ठीक है। जब ये NH3 है तो ये क्या है अमोनिया है, लेकिन हमने इसमें एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया है और उसकी जगह पर आ गया है CH3 मतलब एल्काइल ग्रुप। अब ये क्या बन गया है अमाइन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एराइल ग्रुप इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं एराइल ग्रुप से, तो ये हमारे पास है एरोमेटिक अमाइन। ये तो एल्काइल अमाइन है और ये हो गया एरोमेटिक अमाइन। इसी तरह से अगर NH3 में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो उसको हम प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन बोलते हैं। अगर दो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं तो उसे 2 डिग्री या सेकेंडरी अमाइन बोलते हैं। और तीनों हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होते हैं एल्काइल ग्रुप से तो उसे हम 3 डिग्री या टर्शरी अमाइन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एरोमेटिक अमाइन है, इसमें एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है इसलिए प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। अगर हम अमाइंस की स्ट्रक्चर चेक करें तो यहाँ पर चेक कीजिए, हमने नाइट्रोजन के साथ जो 3 हाइड्रोजन है उनको रिप्लेस कर दिया है एल्काइल ग्रुप से CH3 CH3 CH3, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो शेप रहेगी वो पिरामिडल रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन जो नाइट्रोजन का रहेगा वो sp3 रहेगा, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा 108 डिग्री, 108 डिग्री हमारे पास स्ट्रक्चर है अमाइंस के लिए। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक अमाइंस इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग एल्काइल ग्रुप टू अमाइन, दैट इज एल्काइल अमाइन। अगर हम कॉमन सिस्टम में अमाइंस की नेमिंग करते हैं तो वो किस तरह से होगी एल्काइल अमाइंस। मतलब फर्स्टली हमें एल्काइल ग्रुप की नेमिंग करनी है, उसके बाद अमाइन। एल्काइल ग्रुप की नेमिंग के बाद हमें क्या यूज करना है, अमाइन वर्ड यूज करना है। इन IUPAC सिस्टम अमाइंस आर नेम्ड एज एल्केन अमाइंस। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग क्या हो जाएगी अमाइंस की, एल्केन अमाइंस। डेराइव्ड बाय रिप्लेसमेंट ई ऑफ एल्केन। जो एल्केन का ई है उसको हम रिप्लेस करेंगे वर्ड अमाइन, अमाइन से उसे रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे देखिए एल्केन में ई यूज नहीं हुआ है, ई को हमने यहाँ से रिमूव किया है और उसकी जगह पर क्या आ गया है अमाइन यूज हुआ है, ठीक है। इफ मोर देन 1 अमीनो ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा NH2 ग्रुप प्रेजेंट है मतलब अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, द सूटेबल प्रीफिक्स सच एज डाई ट्राई ETC अटैच टू द अमीन। तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स है डाई ट्राई ये सब अमाइंस के साथ अटैच हो जाएंगे। एंड लेटर ई ऑफ सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रिटेन्ड, और जो ई हमने एल्केन में से रिमूव किया था वो क्या हो जाएगा रिटेन हो जाएगा, ठीक है। इस थ्योरी के लिए नोमेनक्लेचर के लिए एग्जांपल चेक करते हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 NH2। यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक है। 2 कार्बन के लिए हम सबसे पहले कॉमन नेमिंग चेक करेंगे, एल्काइल ग्रुप की नेमिंग करेंगे। तो एल्काइल ग्रुप हमारे पास हो गया इथाइल, ठीक है। इथाइल के साथ साथ क्या यूज करेंगे अमाइन, इथाइल अमाइन। ऐसे ही IUPAC नेमिंग चेक कीजिए, एल्केन अमाइंस। तो एल्केन हो गया हमारे पास इथेन, ठीक है। आप इथेन में चेक कर सकते हैं, ई हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, ई की जगह पर क्या आ गया है अमाइन यूज हुआ है, ठीक है, अमाइन यूज हुआ है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमारे पास सेकेंडरी अमाइन हमने यहाँ पर यूज किया है, 2 डिग्री अमाइन है क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए गए हैं, ठीक है। ये CH3 है, ये C2H5 है। अब देखिए हम कॉमन नेमिंग जब करते हैं तो एल्काइल ग्रुप यहाँ पर यूज करते हैं। एल्काइल ग्रुप हमारे पास डिफरेंट है, ये मिथाइल है, ये इथाइल है। तो हम अल्फाबेटिकली मूव करेंगे, इथाइल फर्स्ट यूज होगा, फिर मिथाइल यूज होगा, फिर अमाइन, इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है। उसी तरह से अगर हम IUPAC नेमिंग चेक करें तो एल्केन अमाइंस। यहाँ देखिए स्ट्रेट चेन हमारी 3 कार्बन की नहीं बन रही है, बीच में नाइट्रोजन है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 2 कार्बन की है, ठीक है। तो इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पे NH ग्रुप अटैच है और नाइट्रोजन के साथ CH3 ग्रुप अटैच है। तो N पोजीशन है, मतलब नाइट्रोजन पर कौन अटैच है मिथाइल ग्रुप। तो N मिथाइल, N मिथाइल हो गया, 2 कार्बन है, इथेन, ठीक है अमाइन, N मिथाइल इथेन अमाइन। ये हमारे पास IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, एक और एग्जांपल है NH2 CH2 होल 6 NH2। अब हमने लास्ट में एक टॉपिक पढ़ा था, देखिए अगर हमारे पास एक से ज्यादा एमिनो ग्रुप अटैच हो, इफ मोर देन 1 एमिनो ग्रुप इज प्रेजेंट, अगर एक से ज्यादा एमिनो ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर NH2 2 ग्रुप प्रेजेंट है, तो कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी हेक्सा, 6 कार्बन है, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। अब यहाँ पर चेक कीजिए, जो मिथाइलिन है इसमें ई को रिटेन किया गया है, ई को रिटेन किया गया है, यही तो लिखा हुआ है, लेटर ई ऑफ द सफिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इज रिटेन्ड। इसको रिटेन किया गया है क्योंकि यहाँ पर डी यूज हो गया है और डी हमारे पास क्या है कॉन्सोनेंट है, जबकि ए क्या है वोवल है। अगर वोवल वर्ड यूज होता तो यहाँ से ई रिमूव हो जाता, लेकिन यहाँ पर कॉन्सोनेंट यूज हो गया है डाई, ठीक है, इसलिए ई क्या होगा रिटेन हो जाएगा। इसके लिए IUPAC नेमिंग क्या हो जाएगी हेक्सेन, 6 कार्बन है ना, हेक्सेन 1,6 फर्स्ट कार्बन पे और 6 कार्बन पे क्या है NH2 ग्रुप है, 1,6 डाई अमाइन। यहाँ पर देखिए ई यहाँ पर रिटेन किया गया है क्योंकि यहाँ पर क्या है डी वर्ड यूज हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट है। नेक्स्ट है इन एराइल अमाइंस NH2 इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। एराइल अमीन की अगर बात करें एरोमेटिक रिंग की, तो NH2 जो ग्रुप है ये डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग के साथ। इन कॉमन सिस्टम इट इज नोन एज एनिलीन। कॉमन सिस्टम में इसकी नेमिंग करें तो इसको क्या बोलते हैं एनिलीन। इन IUPAC सिस्टम C6H5NH2 इज नेम्ड एज बेंजीन अमीन, ठीक है। IUPAC सिस्टम में C6H5 को हम बेंजीन अमीन बोलेंगे। एग्जांपल इसके साथ है, देखिए ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इस पर NH2 ग्रुप अटैच है, तो ये तो हो गया एरोमेटिक अमाइन। और ये हमारे पास सेकंड पोजीशन पर, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पर कौन है CH3 है, ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इसकी कॉमन नेमिंग क्या हो जाएगी ऑर्थो टोल्यूडीन, ठीक है। और IUPAC सिस्टम में अगर नेमिंग करें तो देखिए सेकंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल एनिलीन,
ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग है इसके साथ जो NH2 है इसको कॉमनली क्या बोल देते हैं, एनिलीन। ये IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग भी रिकमेंडेड है और कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी, इसलिए यहाँ पर एनिलीन लिखा गया है, बेंजीनमीन नहीं लिखा गया है। बेंजीनमीन भी लिख सकते हो, एनिलीन भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके साथ सेकंड एग्जांपल है, देखिए यहाँ पर एक टर्शरी अमाइन का एग्जांपल है। देखिए ये हमारे पास है 3 डिग्री अमाइन है, इसमें एलिफेटिक वर्ड रूट भी है और एरोमेटिक वर्ड रूट भी यहाँ पर यूज किया गया है। देखिए N पोजीशन पर जो नाइट्रोजन के साथ है CH3 और CH3 दो मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन कॉमन सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग हो गई है। NN डाइमिथाइल बेंजेनमीन ये IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नेमिंग हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट दोनों सेम है। आप बेंजेनमीन को एनिलीन भी लिख सकते हो, क्योंकि IUPAC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बेंजेनमीन बोली जाती है, इसलिए डिफरेंशिएट करने के लिए बेंजेनमीन यहाँ पर यूज कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। फर्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स का डायरेक्टली रिडक्शन करते हैं तो हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए अगर हम नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास 3 रिएजेंट्स हैं NCERT बुक के अकॉर्डिंग, हाइड्रोजन, पैलेडियम। अगर हम पैलेडियम मेटल यूज करते हैं और उसकी सरफेस से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं और ये रिएक्टेंट पास कराते हैं तो हमें क्या प्रिपेयर होता है, यहाँ पर अमाइंस प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। एरोमेटिक अमीन यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, SnHCl, ठीक है। टिन और हाइड्रोजन क्लोराइड अगर हम यूज करते हैं तब भी हम नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह से आयरन और HCl, FeCl2 का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। ये तीनों ही रिएजेंट्स नाइट्रो कंपाउंड्स को अमाइंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सेकंड मेथड है अमोलिसिस। इस मेथड में एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है और यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की अगर हम रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, NaOH के साथ कराते हैं, तो यहाँ से प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट के तौर पे वाटर और NaCl भी प्रिपेयर होता है, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन इज ऑब्टेन्ड एज मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया। अगर हम यहाँ पर अमोनिया एक्सेस अमाउंट में यूज करते हैं तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बनता है अगर हम एक्सेस अमाउंट में अमोनिया यूज करते हैं, ठीक है। It has disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary and tertiary amines and also has quaternary ammonium salt. इस मेथड की डिसएडवांटेज है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिक्सचर होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस का, और टर्शरी अमाइन के साथ साथ क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी यहाँ पर फॉर्म होता है। लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शन आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, इसकी अगर रिएक्शन हम RH मतलब एल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो यहाँ से हमें सेकेंडरी अमाइन प्रिपेयर होगा। उसके बाद दोबारा से अगर हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से टर्शरी अमाइन प्रिपेयर होगा, और फिर से अगर एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद अमाइंस, अमाइंस के साथ जो हैलाइड्स की रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर है हमारे पास RI इज ग्रेटर देन RBr इज ग्रेटर देन RCl, मतलब हाईली रिएक्टिव हमारे पास कौन रहेगा, एल्काइल आयोडाइड। एल्काइल आयोडाइड, उसके बाद है एल्काइल ब्रोमाइड, फिर है एल्काइल क्लोराइड। थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। यहाँ पर हम नाइट्राइल्स की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करेंगे निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और सेकंड रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर सोडियम अमलगम, ठीक है, और एल्कोहलिक मीडियम। यहाँ से हमें प्रिपेयर हो जाएगा अमाइन, ठीक है। और ये 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइंस के लिए बेस्ट मेथड है, हम इससे प्राइमरी अमाइन प्रिपेयर कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अगर हम अमाइड्स का रिडक्शन करते हैं तो अमाइड्स हमारे पास है CH3CONH2, ये हमारे पास अमाइड हो गया। अगर हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस लेते हैं यहाँ पर, और सेकंड जो स्टेप है उसमें H2O यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां से इस अमाइड का रिडक्शन होगा और ये अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस। ये प्राइमरी अमाइंस के लिए तो यूज होता है, लेकिन प्राइमरी अमाइंस में भी हमारे पास एरोमेटिक और एलिफेटिक दो ऑप्शन है, तो ये मेनली एलिफेटिक अमाइन के लिए यूज होता है। अगर हमें प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन प्रिपेयर करना है तो हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है थैलेमाइड, इसकी रिएक्शन पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रही है एल्कोहलिक मीडियम में, ठीक है। यहाँ से हमें पोटासियम थैलेमाइड मिलेगा, ये जो K पॉजिटिव है यहाँ पर अटैच हो गया है, हाइड्रोजन यहाँ से प्लेस हो गया है, ठीक है। एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी, तो एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होने के बाद फिर हम NaOH के साथ एक्वस मीडियम में इसकी रिएक्शन करेंगे। जैसे हम NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से प्राइमरी अमाइन, ठीक है, यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, वो भी एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो एराइल हैलाइड है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द एनाइन फॉर्म्ड बाय थैलेमाइड। अब देखिए यहाँ पर जो रीजन दिया हुआ है वो ये है कि जो एराइल हैलाइड है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, जिसकी वजह से एरोमेटिक प्राइमरी अमीन यहाँ पर प्रिपेयर नहीं होता है। नेक्स्ट मेथड है हॉफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट नैनो रिएक्शन है, इसमें हम अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करते हैं बेस के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ से हमें अमाइन प्रिपेयर होता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट मिलता है वो अमाइन मिलता है, बाई प्रोडक्ट के तौर पे कार्बोनेट है, हैलाइड है, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, और वाटर, ये भी बाई प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्म होते हैं, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट होता है वो है हमारे पास अमाइन, ठीक है। यूज टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइंस। अगर हमें मेनली प्राइमरी अमाइंस को ही प्रिपेयर करना है तब हम हॉफमान ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। द अमाइंस इज सो फॉर्म्ड कंटेन 1 कार्बन लेस देन दैट प्रेजेंट इन दैट अमाइड। देखिए अमाइड में हमारे पास कार्बन कितने हैं, ये हमारे पास R एल्काइल ग्रुप है, इसमें 2, 4, 6, 7 कितने भी कार्बन हो सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास अलग से कार्बन दिखाया गया है जो अमाइड में रिप्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो अमाइड वाला कार्बन है CO, ये यहाँ से रिमूव हुआ है और एक कार्बन कम हो गया है, इसलिए लिखा गया है अमाइंस इज सो फॉर्म्ड कंटेन 1 कार्बन लेस, एक कार्बन कम है, देन दैट प्रेजेंट इन दैट अमाइड।
अमाइड में जितने कार्बन प्रेजेंट हैं अमाइन में एक कार्बन उनमें से कम हो गया है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। लोअर और एलिफेटिक अमाइंस, एरोमेटिक नहीं, लोअर एलिफेटिक अमाइंस वाटर में सॉल्युबल होती हैं बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेती है। ठीक है, जो लोअर एलिफेटिक अमाइन है वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज मोलर मास। देखिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कब होती है, जब मोलर मास इंक्रीज होता है। अब देखिए मोलर मास के इंक्रीज होने से ऐसा क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अमाइंस ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप। अब देखिए जो एल्काइल ग्रुप होता है उसका नेचर होता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलेंट, पानी से दूर भागना। अब क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो एल्काइल ग्रुप है वो इंक्रीज हुए हैं तब मोलर मास इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप है वो वाटर के साथ इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट लाइन है हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस के हाई बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो उसका रीजन क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं बिटवीन नाइट्रोजन ऑफ वन, इसके बीच में नाइट्रोजन ऑफ वन एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। प्राइमरी अमाइंस का एक मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन और प्राइमरी अमाइंस के दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन अपने बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स अगर हम लेते हैं प्राइमरी अमाइन के या सेकेंडरी अमाइन के, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। अगर एक ही मॉलिक्यूल में हो तो उसे हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अमाइंस इज एज फॉलो। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, आइसोमेरिक अमाइंस के अंदर प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। इसका रीजन क्या है, देखिए प्राइमरी अमाइन की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास है प्राइमरी अमाइन के लिए NH2, मतलब जहां पर अमोनिया में से केवल एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ तो वो प्राइमरी है, मतलब दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। लेकिन सेकेंडरी में क्या है, केवल NH है, केवल एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और टर्शरी में केवल N है, मतलब एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो हमारे पास है प्राइमरी अमाइन। ठीक है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट पॉइंट है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। अगर हम अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर चेक करें, अमाइंस बीइंग बेसिक इन नेचर, अमाइंस जो हैं वो नेचर में कैसे होती हैं, बेसिक। रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट। ये हम रिएक्शन के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि अगर एसिड के साथ अमाइंस की रिएक्शन होती है तो वहां से सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। और हम ये जानते हैं कि जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तभी केवल क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम किसी भी एसिड के साथ, मिनरल एसिड के साथ कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां से एक सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, एक सॉल्ट फॉर्मेशन वहां से हो रहा है। ये रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है कि जो अमाइंस है उसका नेचर कैसा है, बेसिक। अमाइंस हैव एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन। अमाइंस में अगर आप चेक करेंगे तो नाइट्रोजन पर एक लॉन पेयर है। ठीक है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ड्यू टू विच दे बिहेव्स एज लुईस बेस। अब क्योंकि इसने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए हैं, तो जो अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है वो किस कैटेगरी में आता है, लुईस बेस की कैटेगरी में आता है। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस कैन बी बेटर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ देयर केबी एंड पीकेबी वैल्यूज। 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में केबी एंड पीकेबी टर्म्स को पढ़ा है। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से हम अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर समझ सकते हैं। लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी, अगर केबी की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तब बेस कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हम कह सकते हैं केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी। अगर केबी की वैल्यू ज्यादा है तो बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी, अगर पीकेबी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी मतलब अगर पीकेबी की वैल्यू कम होगी तो बेसिक नेचर बढ़ जाएगा, अगर पीकेबी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी तो बेसिक नेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एल्केनामाइंस वर्सेस अमोनिया। अगर हम एल्केनामाइन और अमोनिया के बीच बेसिक नेचर चेक करते हैं तो देखिए एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन अमोनिया। एलिफेटिक अमाइंस हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस हैं अमोनिया की अपेक्षा। उसका रीजन क्या है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का जो प्लस आई इफेक्ट है वो एलिफेटिक अमाइन को स्ट्रॉन्गर बेस बनाता है। इसको किस तरह समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको बताया जाता है, ये हमारे पास हो गया NH2, ठीक है, ये हो गया लॉन पेयर, ये हमारे पास अटैच है CH3, तो एल्काइल ग्रुप हो गया। अब एल्काइल ग्रुप करता क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो मोर अवेलेबल ये लॉन पेयर हो जाएंगे डोनेशन के लिए, इजीली ये डोनेट हो जाएंगे। और जो अपने लॉन पेयर्स को इजीली डोनेट कर देता है वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें केवल NH3 की, तो यहाँ पर अमोनिया में केवल 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे वो एल्काइल ग्रुप के कंपैरिजन में कम करेंगे। ठीक है, एल्काइल ग्रुप एक बेटर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जबकि हाइड्रोजन नहीं है, जिसकी वजह से जो अमोनिया है ये वीक बेस रहेगा किसकी अपेक्षा, एलिफेटिक अमाइंस की अपेक्षा। लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। जो CH3 है जो एल्काइल ग्रुप है ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। अगर हम ऑर्डर की बात करें, बेसिक स्ट्रेंथ तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया, लेकिन अगर हम बेसिसिटी के ऑर्डर की बात करें अमाइंस के अंदर इन द गैसियस फेज, अगर गैसियस फेज की बात करते हैं तो हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो है टर्शरी अमाइन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन इज ग्रेटर देन प्राइमरी अमाइन इज ग्रेटर देन अमोनिया। तो बहुत सिंपल ऑर्डर है, लेकिन याद रखना है गैसियस फेज में है। इन एक्वा स्टेट, अगर हम एक्वा स्टेट की बात करें, द इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, तीन इफेक्ट डिसाइड करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को। तो देखिए अगर हमारे पास स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है, बहुत ही ध्यान से समझिए, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप है और स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के अंदर केवल क्या आता है, CH3।
अगर हमारे पास CH3 से ज़्यादा कार्बन है, मतलब एक से ज़्यादा कार्बन है, तो वो लार्जर एल्काइल ग्रुप की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर स्मॉलर ग्रुप हमारे पास है, एल्काइल ग्रुप जो है वो स्मॉलर है, तो यहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जो सेकेंडरी अमाइन है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके बाद प्राइमरी, फिर टर्शरी। ये किस केस में होगा? जब एल्काइल ग्रुप क्या है? स्मॉल है। और लास्टली है हमारे पास अमोनिया। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कार्बन है, मतलब C2H5 इस तरह का कोई एल्काइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वो लार्जर एल्काइल ग्रुप के अंदर आ जाता है। वहाँ पर ऑर्डर हो जाएगा चेंज, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन अमोनिया। ये हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा जब एल्काइल ग्रुप क्या है? लार्ज है। ठीक है, ये आपको दोनों ऑर्डर याद रखने हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रेंथ का वो इसी ऑर्डर में से पूछा जाता है। नेक्स्ट है एराइल अमाइंस वर्सेस अमोनिया। अगर हम एराइल अमाइंस में, मतलब एरोमेटिक अमीन में और अमोनिया में कंपैरिजन करते हैं, तो देखिए एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेसिस। जो एरोमेटिक अमाइंस हैं वो वीक बेस हैं देन अमोनिया। अमोनिया से वीक बेस हमारे पास कौन है? एरोमेटिक अमाइन। इसे बहुत ध्यान से समझना है। ड्यू टू, इसका रीजन क्या है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ एराइल ग्रुप। जो एराइल ग्रुप का नेचर है वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। देखिए यहाँ पर इसको समझिए, ये हमारे पास क्या है? एरोमेटिक रिंग है, इसके साथ NH2 ग्रुप अटैच है, ये हो गया हमारे पास एनिलीन। ठीक है, अब देखिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर प्रेजेंट है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे किसके साथ? इस एराइल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। अगर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो ये लेस अवेलेबल हो जाएंगे डोनेशन के लिए, और जो एटम लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता उसको हम क्या बोलेंगे? वीक बेस। ठीक है, अगर एरोमेटिक अमाइन का कंपैरिजन करते हैं एलिफेटिक अमाइन से, तो देखिए हमारे पास एलिफेटिक अमाइन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहेंस कर रहा है नाइट्रोजन पर, तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा एरोमेटिक अमाइन से। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अमोनिया को भी लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर यूज कर लिया है NH3, ठीक है, तो NH3 भी स्ट्रॉन्ग बेस है किससे? एरोमेटिक अमाइन से। नेक्स्ट लाइन है इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। अगर हम सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की बात करें, इफ इट इज ऑब्जर्व्ड दैट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक OCH3 CH3 increase basic strength, whereas electron withdrawing groups like NO2 SO3H COOH X डिक्रीज इट। अब देखिए बहुत सिंपल है, अगर हम यहाँ पर एनिलीन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से और एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप है, जैसे कि OCH3 है या CH3 है, ये क्या करेंगे? बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे। इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ किस तरह से? देखिए अब यहाँ पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर हैं, ठीक है, अब ये डोनेशन के लिए होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर CH3 नहीं है तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जबकि CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहेंस करता है, जिसकी वजह से यहाँ लॉन पेयर अवेलेबल रहते हैं डोनेशन के लिए। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। जबकि जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जैसे NO2 SO3H COOH और X मतलब हेलोजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है, बाहर निकालता है, तो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर हैं वो नॉर्मल की अपेक्षा बहुत तेजी से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, मतलब अट्रैक्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और ये जो NO2 ग्रुप है पूरा, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और ये एक वीक बेस बन जाएगा, क्योंकि अगर लॉन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ये लॉन पेयर डोनेट नहीं कर सकता, और अगर लॉन पेयर डोनेट नहीं करेगा तो ये लुईस बेस की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट रिएक्शन है एल्काइलेशन। देखिए हमारे पास अमाइन है, ठीक है, एलिफेटिक अमाइन के साथ अगर हम यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो एल्काइल ग्रुप है ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा किसमें? इस अमाइन में। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? C2H5। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास बॉन्ड है, गलती से प्लस हो गया है, C2H5 NH सिंगल बॉन्ड C2H5 प्लस HBr। ठीक है, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो Br के साथ बॉन्डिंग करके बाई प्रोडक्ट के तौर पे HBr बना लेगा। अब यहाँ पर अमाइन में एल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? एल्काइलेशन। इसी तरह से एसाइलेशन है। देखिए अगर हम अमाइन की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ कराते हैं बेस की प्रेजेंस में, देखिए CH3 COCl, तो यहाँ से COCH3 ये जो ग्रुप है ये इंट्रोड्यूस होता है किसमें? अमाइन में। C2H5 NH COCH3 COCH3 एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, HCl बना लेगा, ठीक है, बाई प्रोडक्ट के तौर पे। तो हमने एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है किसके अंदर? अमाइन के अंदर। अमाइन के अंदर एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है, तो ये हो गया एसाइलेशन। इसके लिए सेकंड एग्जांपल है, अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर लेते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ये किस तरह से अटैच होता है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये वाला ऑक्सीजन ये भी इस तरह से अटैच होता है, ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड के साथ ये वाला ऑक्सीजन अटैच होता है, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड मान लीजिए यहाँ से ब्रेक हुआ तो CH3COO एक तो ये ग्रुप हमारे पास हो गया, और CH3CO ये हमारे पास ग्रुप हो गया, तो ये एसाइल ग्रुप है, ये एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा अमाइंस में। देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा और एक हाइड्रोजन की जगह पर आ गया COCH3, तो इसको भी हम किस कैटेगरी में लेते हैं? एसाइलेशन। ठीक है, उसके बाद एक और रिएक्शन है इसमें CH3NH2। अगर हम प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं? बेंजोइल क्लोराइड के साथ, इसलिए हम इस रिएक्शन का नाम देते हैं बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन क्योंकि यहाँ पर C6H5CO बेंजोइल ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है किसमें? अमाइन में। CH3NHCO C6H5। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या कर रहे हैं? एसाइल ग्रुप को ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए ये तीनों रिएक्शंस किसके अंदर आती हैं? एसाइलेशन मेथड के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है कार्बाइलामीन रिएक्शन। ओनली प्राइमरी अमाइंस गिव दिस रिएक्शन और टेस्ट। अब देखिए इसकी कंडीशन है, कार्बाइलामीन रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कंडीशन है कि केवल प्राइमरी अमाइंस ही रिएक्शन दे सकते हैं और जो सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस हैं वो रिएक्शन नहीं दे सकते। देखिए अगर हम प्राइमरी अमाइंस की रिएक्शन करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और इसे हीट करते हैं इस सॉल्यूशन को, तो यहाँ से हमें जो प्रिपेयर होता है वो है आइसोसाइनाइड। ठीक है, आइसोसाइनाइड या फिर इसको बोलते हैं कार्बाइलामीन। ठीक है, कार्बाइलामीन यहाँ से प्रिपेयर होता है, बाई प्रोडक्ट के तौर पर पोटेशियम क्लोराइड है और H2O है,
ये हमारे पास 3 मोल ऑफ H2O है, ठीक है। 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस डू नॉट शो दिस टेस्ट या दिस रिएक्शन। जो सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन है वो इस रिएक्शन को शो नहीं करते हैं और इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। आपको ये याद रखना है कि जो डिस्टिंग्यूश टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें कार्बोलामीन रिएक्शन का बहुत अच्छा यूज हम कर सकते हैं। हमारे पास अगर मान लीजिए प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन गिवन है और हमें डिस्टिंग्यूश करना है कि हम उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो उसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ करा देंगे। जो कंपाउंड रिएक्शन को फॉलो करेगा वो हमारे पास प्राइमरी अमाइन है और जो फॉलो नहीं करेगा वो या तो सेकेंडरी अमाइन है या फिर टर्शरी अमाइन है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अगर हम अमाइंस की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट होते हैं, देखिए ए पॉइंट में है विद प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन। अगर हम प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन के साथ नाइट्रस एसिड की रिएक्शन कराते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन है, ये एल्काइल ग्रुप है ना, ठीक है। तो प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन के साथ अगर नाइट्रस एसिड की रिएक्शन हो रही है तो वहां से हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है और हाइड्रोलिसिस करने पर एल्कोहल प्रिपेयर हो जाता है। हाइड्रोलिसिस करेंगे और एल्कोहल यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा और क्वांटिटेटिवली N2 गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर हम इसी तरह से प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं, देखिए जो नाइट्रस एसिड है वो प्रोड्यूस होता है किससे, इस सॉल्यूशन से NaNO2 प्लस HCl। तो आप डायरेक्टली NaNO2 और HCl भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप 2HCl यूज कर सकते हैं क्योंकि आपको एक HCl एक्स्ट्रा और यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई है प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं और वहां पर टेम्परेचर कंडीशन है, देखिए 273 टू 278 केल्विन। आप ये टेम्परेचर रेंज यहाँ पुट नहीं करते हैं तो ये रिएक्शन गलत मानी जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमें प्रिपेयर होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर हम इससे ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर हम दोनों को डिस्टिंग्यूज नहीं कर पाएंगे। तो आप चेक कीजिए, हमने कार्बाइलामीन रिएक्शन में चेक किया था प्राइमरी अमाइंस को सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस से डिस्टिंग्यूज किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रस एसिड टेस्ट में हम एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस को भी डिस्टिंग्यूज कर सकते हैं क्योंकि एलिफेटिक अमाइन में तो ये एल्कोहल बना रहा है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर कंडीशन सही रखें तो यहाँ पर जो एरोमेटिक अमाइन है ये केवल क्या बनाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये फिनॉल में कन्वर्ट नहीं होगा अगर हम टेम्परेचर रेंज ये फिक्स रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। इसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखिए विद प्राइमरी अमाइन, अगर हम प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ करते हैं जो क्या है एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, अगर इसके साथ करते हैं तो हमें यहाँ पर एक कंपाउंड मिलता है C6H5SO2 NH(C2H5)। अब इसे बहुत ध्यान से समझना है, देखिए हमारे पास C6H5SO2 ये ग्रुप तो हो गया एराइल सल्फोनिल, ठीक है। क्लोराइड आयन बाहर निकल गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकला है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है तो HCl बन गया। अब ये पूरा ग्रुप C2H5NH ये इस हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ अटैच हो गया है। अब यहाँ पर चेक कीजिए, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है इस हाइड्रोजन की वजह से ये एल्कली मतलब बेस में सॉल्युबल रहेगा, बेस में सॉल्युबल रहेगा क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। सेकंड देखिए, अगर हम सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन करते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट की, तो सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन होने पर भी सेम इसी तरह से प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन ना होने की वजह से, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ना होने की वजह से ये सॉल्युबल नहीं रहेगा एल्कली में, इनसॉल्युबल इन एल्कली, ठीक है। और यही डिफरेंशिएट करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन को, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन को अकॉर्डिंग टू हिंसबर्ग रिएजेंट एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। अगर टर्शरी अमाइन की बात की जाए तो टर्शरी अमाइन डू नॉट गिव दिस टेस्ट। अब देखिए टर्शरी अमाइन क्यों नहीं देता है टेस्ट, इसका रीजन है, देखिए यहाँ पर प्राइमरी अमाइन में हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ सेकेंडरी में 1 हाइड्रोजन है, लेकिन टर्शरी में हम जानते हैं केवल 1 नाइट्रोजन रह जाता है, तीनों हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं एल्काइल या एराइल ग्रुप से, इसलिए एक भी हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ पर ना होने की वजह से, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये HCl यहाँ से फॉर्म कर लेगा, लेकिन यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन ना होने की वजह से टर्शरी अमाइन ये रिएक्शन नहीं देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब हम यहाँ पर एरोमेटिक अमाइंस की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को चेक करेंगे। देखिए फर्स्ट है हमारे पास ब्रोमिनेशन, इसमें हम एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं वाटर के प्रेजेंस में, इसको ब्रोमीन वाटर भी कह देते हैं। तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसके ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ठीक है जी। इफ वी हैव टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, अगर हमें यहाँ पर इस एरोमेटिक अमाइन में केवल एक ही ब्रोमीन चाहिए, मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड केवल एक ही ब्रोमीन चाहिए, तब हम उसके लिए क्या करेंगे, दिस कैन बी डन बाई प्रोटेक्टिंग द NH2 ग्रुप बाई एसिटाइलेशन। तो हम NH2 ग्रुप का जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वाला नेचर है उसको हम कंट्रोल करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे एसिटाइलेशन से। फर्स्टली हम एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे, हमें एक कंपाउंड प्रिपेयर होगा। देखिए यहाँ पर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रेजोनेंस में बेंजीन के साथ इन्वॉल्व होंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये कार्बन की तरफ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, जिससे नाइट्रोजन का जो बिहेवियर है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वाला वो कंट्रोल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होने पर, मतलब हेलोजिनेशन करने पर केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिलेगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पर जो ब्रोमीन अटैच होता है ये मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, इसलिए पैरा पर ही केवल ब्रोमीन अटैच होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है CH3CO एसिटिक एनहाइड्राइड ने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ से फॉर्म किया है जो नाइट्रोजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन और ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर देगा, जिससे बेंजीन पर ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, पैरा पोजीशन पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होती है इसलिए पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस की हेल्प से हम इस पूरे ग्रुप को यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। CH3CO और वाटर से हमें OH मिल जाएगा और इसको हाइड्रोजन चाहिए, इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, NH2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बेस्ट मेथड है अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन बनाना चाहते हैं। सेकंड है नाइट्रेशन, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स इन एडिशन टू नाइट्रो डेरिवेटिव्स। अगर हम डायरेक्ट नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन का तो हमें यहाँ पर नाइट्रो प्रोडक्ट ही मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट ही हमें यहाँ पर मिलेगा। मोर ओवर इन द स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रोटोनेटेड टू फॉर्म द एनिलीनियम आयन
विच इज मेटा डायरेक्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए हमारे पास ये ग्रुप है, ठीक है, एरोमेटिक अमाइन। अब क्योंकि नाइट्रेशन जो होता है वो HNO3 और H2SO4 इन दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स की प्रेजेंस में होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करेंगे, इस NH2 ग्रुप को प्रोटोनेटेड कर देंगे, और अगर ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव। अब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह नहीं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा, और अगर ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह वर्क करेगा तो जो नाइट्रेशन होगा उसमें मेटा प्रोडक्ट भी बनेगा, उसमें मेटा प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी एक मेजर अमाउंट में बनेगा। अब देखिए यहाँ पर दैट इज वाई बिसाइड द ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स, देखिए ये ऑर्थो है और ये पैरा है, ये प्रोडक्ट तो बनेंगे ही, साथ के साथ मेटा डेरिवेटिव भी यहाँ पर प्रिपेयर होगा, मेटा डेरिवेटिव्स आल्सो फॉर्म्ड। इसका रीजन यहाँ पर है क्योंकि ये एनिलीनियम आयन बन जाएगा। देखिए एनिलीनियम आयन विच इज मेटा डायरेक्टिंग। वी हैव टू प्रिपेयर मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव। अगर हमें केवल मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही बनाना है तो हम ब्रोमिनेशन की तरह यहाँ पर भी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेंगे और फिर नाइट्रेशन करेंगे, तो वहां से हमें पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, वहां से हमें क्या मिल जाएगा, पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये जो CH3CO ग्रुप है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा NH2, ठीक है, सेम जैसे हमने ब्रोमिनेशन मेथड में डिस्कस किया था। थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। अगर हम यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन का सल्फोनेशन करते हैं H2SO4 की हेल्प से, ठीक है, तो यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होगा, उसे 453 to 473 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करेंगे, वहीं ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और ये प्रोडक्ट खुद को इस तरह से भी प्रिपेयर कर लेगा। देखिए यहाँ पर जो ये H है, जो ये हाइड्रोजन है, ये एसिडिक है और ये एसिडिक हाइड्रोजन इस लोन पेयर की हेल्प से इस NH2 पर अटैच हो जाएगा। देखिए NH3 और SO3 1 नेगेटिव, हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर आ गया, और यहाँ पर लोन पेयर है, लोन पेयर यहाँ पर डोनेट हुआ H पॉजिटिव के लिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, ज्वीटर आयन। नेक्स्ट है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जो एनिलीन है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मेशन विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्योंकि एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ जो एनिलीन है वो सॉल्ट फॉर्मेशन कर लेता है। द लुइस एसिड विच इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है ये लुइस एसिड की तरह, ठीक है, एक कैटलिस्ट की तरह इस रिएक्शन में यूज होता है। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन ऑफ एनिलीन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, जो एनिलीन का नाइट्रोजन है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, ठीक है, एंड हेंस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। यहाँ पर देखिए जैसे ही हम यहाँ पर एल्काइलेशन करते हैं, हमने एल्काइलेशन का एग्जांपल ले लिया है, फ्रीडल क्राफ्ट में एल्काइलेशन भी होता है, एसाइलेशन भी होता है। अगर हम यहाँ पर AlCl3 कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये लुइस एसिड है और ये लुइस बेस है, ये दोनों फर्स्ट रिएक्शन कर लेंगे। यहाँ पर ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो ही नहीं पाएगा, AlCl3 के साथ रिएक्शन होगी और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाएगा। ये सॉल्ट इस एरोमेटिक अमाइन को क्या कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है, एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा, जिससे आगे रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, इसलिए एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे पाएगा। इस चैप्टर में सेकंड टॉपिक हमारे पास है डायजोनियम सॉल्ट्स। द डायजोनियम सॉल्ट्स हैव द जनरल फार्मूला है हमारे पास RN2 1 पॉजिटिव X नेगेटिव, वेयर R स्टैंड फॉर एन एराइल ग्रुप। जो R है ये क्या है, एक एराइल ग्रुप, मतलब एक एरोमेटिक ग्रुप है, एंड X नेगेटिव आयन में भी Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, HSO4 1 नेगेटिव, BF4 1 नेगेटिव ETC। जो X है, X नेगेटिव है, ये किसके लिए है, क्लोराइड के लिए हो सकता है, ब्रोमाइड के लिए, यहाँ पर HSO4 1 नेगेटिव के लिए, या फिर BF4 1 नेगेटिव के लिए। ये सब ग्रुप X की जगह हम यूज कर सकते हैं, X नेगेटिव की जगह। द N2 ग्रुप इज कॉल्ड डायजोनियम ग्रुप। जो N2 ग्रुप है यहाँ पर ये क्या है, डायजोनियम ग्रुप। अगर प्रिपरेशन मेथड चेक करें तो यहाँ पर अगर हम एरोमेटिक अमाइन की रिएक्शन NaNO2 और 2HCl के साथ कराते हैं, मतलब नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं 273 to 278 केल्विन की प्रेजेंस में, तो यहाँ से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट के तौर पे सॉल्ट और वाटर भी फॉर्म होगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट रहेगा वो हमारे पास रहेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इस मेथड का नाम है डाईएजोटाइजेशन। इट इज रेडियली सॉल्युबल इन वाटर। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो ये वाटर में सॉल्युबल है एंड इज स्टेबल इन कोल्ड बट रिएक्ट विद वार्म वाटर। ये स्टेबल है कोल्ड वाटर में, लेकिन अगर वाटर वार्म है तो ये रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। केमिकल रिएक्शन चेक कीजिए, देखिए रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। अगर हमें यहाँ बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट में से नाइट्रोजन को रिप्लेस करना है, ठीक है, तो हमारे पास रिएक्शंस हैं। हम अगर Cu2Cl2, Cu2Br2, CuCN इन रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की, ठीक है। यहाँ पर HCl है, HBr है और KCN है, ठीक है। जैसे इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यहाँ से N2 ग्रुप रिमूव हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो नाइट्रोजन है वो तीनों रिएक्शंस में बाहर निकल गया है, ठीक है, और यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर CN नाइट्राइल ग्रुप अटैच हो गया है, ठीक है। ये तीनों ही रिएक्शंस एग्जांपल हैं सेंडमेयर रिएक्शन का, ठीक है, जिसमें हम नाइट्रोजन को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह से अगर हम बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Cu और HCl के साथ कराते हैं, मतलब हम यहाँ पर Cu2Cl2 यूज ना करके केवल कॉपर मेटल यूज कर रहे हैं और HCl और HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हमें सेम प्रोडक्ट ही मिलेगा, C6H5Cl C6H5Br, C6H5Cl C6H5Br, सेम प्रोडक्ट मिलेगा और नाइट्रोजन यहाँ से भी डिस्प्लेस होगा, ठीक है। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे गाटोमान रिएक्शन। ये दोनों ही रिएक्शन किसका एग्जांपल है, गाटोमान रिएक्शन का। सेकंड है रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। अगर हम N2 ग्रुप को रिप्लेस करते हैं किससे, आयोडाइड आयन से, तो यहाँ पर हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा ग्रुप रिमूव होगा, N2Cl नेगेटिव, ठीक है, और ये रिमूव होकर C6H5 I में कन्वर्ट होगा, KCl बनेगा और नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी।
थर्ड है रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड आयन। अगर हम यहाँ पर N2 को रिप्लेस करते हैं किससे, फ्लोराइड आयन से, तो देखिए अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 के साथ करते हैं तो यहाँ से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन जो हुआ है उसको हम हीट करेंगे, हीट करते ही यहाँ से BF3 कंपाउंड रिमूव होगा और जो फ्लोरीन है ये बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो जो फ्लोराइड आयन है वो किसके साथ अटैच हो गया है, C6H5 के साथ, और N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। ठीक है जी। इसी तरह से फोर्थ है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। अगर हमें इस ग्रुप को रिमूव करना है, इसको रिप्लेस करना है किससे, हाइड्रोजन से, तो हम फॉस्फेनिक एसिड की रिएक्शन करेंगे सबसे पहले बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के साथ फॉस्फेनिक एसिड की रिएक्शन करेंगे H2O के प्रेजेंस में। ठीक, यहाँ से ये ग्रुप रिमूव होगा और यहाँ पर केवल क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। लिखा गया ना, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन प्लस N2, नाइट्रोजन गैस निकलेगी H3PO3 ये एसिड प्रिपेयर होगा और HCl प्रिपेयर होगा। ठीक है, जो मेन हमारे पास यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है वो है हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट। सेकंड रिएक्शन में अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ कर रहे हैं तो इसमें भी सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा, हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट यहाँ पर होगा। N2 यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा किससे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये बेंजीन बन जाएगा। ठीक है जी। तो अगर हमें किसी भी कन्वर्जन क्वेश्चन में, मतलब हमारे पास अगर कोई कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन है और उसमें अगर हमें बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो दो रिएजेंट्स हमारे पास प्रेजेंट है। फिफ्थ है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अगर हमें N2 को रिप्लेस करना है OH ग्रुप से तो हमारे पास रिएक्शन है, हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन H2O के साथ करा देंगे और यहाँ से फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी और HCl एसिड बनेगा। सिक्स रिएक्शन में हमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेसमेंट करनी है, N2 को यहाँ से रिमूव करना है। देखिए अगर हम फ्लोरोबोरिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं, अगर हम HBF4 की रिएक्शन कराते हैं तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्म होगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की रिएक्शन अगर हम NaNO2 के साथ करा देते हैं कॉपर मेटल की प्रेजेंस में और इस सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा नाइट्रोबेंजीन। देखिए बेंजीन पर NO2, नाइट्रो ग्रुप अटैच है, N2 गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। अब यहाँ तक की जितनी भी रिएक्शन आपने चेक की है उनमें सब में कॉमनली नाइट्रोजन गैस बाहर निकली है। ठीक है, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप, हम एक रिएक्शन ऐसी चेक करेंगे जिसमें डाईएजो जो ग्रुप है, N2 जो ग्रुप है ये रिटेन होगा, मतलब रुकेगा। नेमिंग रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के अकॉर्डिंग। देखिए अगर हम बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन या तो एनिलीन के साथ या फिर फिनॉल के साथ कराते हैं, यहाँ पर एसिडिक मीडिया है, यहाँ पर बेसिक मीडिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें डाईएजो ग्रुप रिटेन होता हुआ दिख रहा है, डाईएजो ग्रुप है ना, ये रिटेन होता हुआ दिख रहा है और ये दोनों मिल रहे हैं, मतलब कपल बना रहे हैं, एक जोड़ा बना रहे हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, कपलिंग रिएक्शन। एनिलीन के साथ रिएक्शन करने पर यहाँ पर येलो कलर का प्रोडक्ट बनेगा और फिनॉल के साथ रिएक्शन करने पर ऑरेंज कलर का। ठीक है, तो ये हमारे पास कपलिंग रिएक्शन के दो एग्जांपल हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको इस चैप्टर में डिस्कस किए हुए हर टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इस क्विक रिवीजन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।